ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही अहम काम करती हैं कि ब्लड को सप्लाई करती हैं। ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारी बॉडी में, तो वो ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ही होता है। उसको जो फोर्स जो चीज़ फराहम करती है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो है हार्ट। लेकिन हार्ट से पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो हैं आपकी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स जो है ना, ये तीन इनकी मेजर क्लासेस हैं, तीन टाइप्स हैं। तीन टाइप्स की ब्लड वेसल्स मौजूद हैं आपकी बॉडी में। मेन टाइप्स जो हैं तीन हैं, एक है आर्टरीज़, दूसरी हैं वेन्स और तीसरी हैं कैपिलरीज़। ठीक है, तो ये तीन टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है कि ये आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ का क्या काम होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये बात बिल्कुल 100% सही है कि हर आर्टरी हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है? पीछे सीट पे रख दें या आप ले लें। हाँ, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? हाँ, हार्ट से लंग्स की तरफ। ठीक है, यानी जो बात आर्टरीज़ के बारे में हमेशा सही होगी ना, जैसे अगर हम ये कहें कि आर्टरीज़ ऑलवेज़ कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये गलत होगा। वो इसलिए क्योंकि एक आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी जो कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जा रही है। तो अगर हम ये कहें कि आर्टरीज़ ऑलवेज़ कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, तो ये सही होगा, ये हमेशा सही होगा। चाहे कोई सी भी आर्टरी हो, वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, सही है, ये बात हमेशा सही होगी। और अगर हम ये कहेंगे कि सारी आर्टरीज़ हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, तो ये बात उस केस में गलत हो जाएगी, जहाँ पर एक एक्सेप्शन मौजूद है, वो है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आर्टरीज़ जो हैं वो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाती हैं। दूर कहाँ लेके जाती हैं? मतलब बॉडी में लेके जाती हैं या लंग्स में लेके जाती हैं? तो जो बॉडी में लेके जाती हैं उस सर्कुलेशन का नाम है बाकायदा, उसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो वो लंग्स में लेके जाती हैं उसका एक अलग नाम है, उसका नाम है पल्मोनरी सर्कुलेशन, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी सर्किट या पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो सिस्टम में आपकी बॉडी में जो लेकर जा रही हैं आर्टरीज़, उसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ में आ गई कि आर्टरीज़ का काम क्या है। अच्छा, अब आर्टरीज़ का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही है, ये आर्टरी है और ये वेन है। अब इसमें आप देखें, ये जो बीच वाली एक लेयर है रेड कलर की, जो आपको ये नज़र आ रही है सेंटर में, ये पतली है यहाँ पर वेन में, और आर्टरी के अंदर ये मोटी है। तो ये कौन सी लेयर है? ये है मस्कुलर लेयर। कौन सा मसल होगा ये आपके ख्याल में? ये स्मूथ मसल है। मसल्स की तीन टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी तीन टाइप्स हैं, किसी को पता है? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। और कार्डियक मसल्स। तीन टाइप्स के मसल होते हैं हमारी बॉडी में ना। अभी हम मसल नहीं पढ़ रहे तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन तीन टाइप्स के मसल्स होते हैं, एक स्मूथ मसल्स, एक कार्डियक मसल्स और एक स्केलेटल मसल्स। आसान, बस बिल्कुल बेसिक सा उसके बारे में ये समझ लें कि जो मसल्स हम वॉलंटरीली मूव कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं, तो जैसे आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, ठीक है, इन मसल्स को आप अपनी मर्ज़ी से हिला सकते हैं। तो आपके जो अब अंदर के जो मसल्स हैं, जैसे हार्ट है, लंग्स है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो जो आपके कंट्रोल में है ना, वो हैं सारे स्केलेटल मसल्स जो आपके स्केलेटन से जुड़े हुए हैं। और जो मसल्स आपकी जो स्केलेटन के बाहर हैं, और जो मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर हैं, तो वो सारे के सारे हैं, वो दो टाइप्स के हैं फिर, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अच्छा, आप देखें हार्ट का जो मसल है वो, और जो दूसरे जो मसल्स हैं, जो बाकी मसल्स हैं ऑर्गन्स के, तो उनमें डिफरेंस है थोड़ा सा, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे क्या डिफरेंस है। फ़िलहाल इतना समझ लें कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके सिस्टम, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जो एक कंट्रोल सिस्टम रखा है, नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, तो वो उन स्मूथ मसल्स को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा होता है, वो उनको ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है। उस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। वो जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर रहा है, उस सिस्टम का नाम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो वो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ना, वो इन स्मूथ मसल्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है भाई, कोई बता सकता है? इन स्मूथ मसल्स में क्या चीज़ ऐसी होती है जो, चलें रिसेप्टर्स होते हैं, मेरा ख्याल है कि शायद भूल गए थोड़ा सा, तो रिसेप्टर्स होते हैं इन स्मूथ मसल्स के अंदर, सही है, जो कि रिसीव करते हैं क्या चीज़, सिग्नल्स रिसीव करते हैं या केमिकल्स रिसीव करते हैं। एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामीन के होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है,
अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि इन स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। खैर अभी इतनी डिटेल में हम नहीं जा रहे, फ़िलहाल अभी इसको ज़रा सादा ही रहने दें। आसान अल्फाज में यूँ समझ लें कि ये जो लेयर आर्टरी की मोटी है, तो इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये स्मूथ मसल जो है ना, इसके अंदर वो भी मौजूद हैं, इसको रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं जिसके जो कभी इस आर्टरी को रिलैक्स कर सकते हैं। उनके अंदर दो फंक्शन होते हैं इन रिसेप्टर्स में, बस दो ही होते हैं, ये नहीं है कि बहुत सारे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। या तो ये आर्टरी जो है ना डायलेट हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, फैल जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, और या ये तंग हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। ठीक है, दो फंक्शन होंगे। तो अब ये क्यों होती है कॉन्ट्रैक्ट और क्यों होती है रिलैक्स, इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने से। सही है, जैसे हम लेटे हुए होते हैं ना, तो उस वक्त में हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होगा। अब बैठ जाएंगे ना तब भी वही होगा, खड़े हो जाएंगे तब भी वही होगा। लेकिन देखें, आप अगर गौर करें तो जब आप लेटे हुए थे तब तो आपके हार्ट को, ब्लड को पंप करने में कोई मुश्किल नहीं थी, एक ही लेवल के ऊपर चल रहा था ना। जब आप बैठ गए तो अब ऊपर ज़्यादा पुश होना चाहिए, नीचे कम होना चाहिए, ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा ब्लड, ऊपर कम जाएगा। और होता ही क्या है कि जैसे जैसे हम पोजीशन अपनी चेंज करते हैं, लेटे से बैठते हैं, बैठे से खड़े होते हैं, खड़े होने से चलते हैं, और चलने से दौड़ते हैं, और दौड़ने से रुकते हैं, हर पोजीशन पे इंतहाई सेंसिटिव ये सेंसर्स लगे हुए हैं इनके अंदर। और जहाँ ज़रूरत होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया जाए, यानी हम लेटे से खड़े हुए, अब अगर ब्लड प्रेशर उतना ही रहेगा ना तो आपको लेटे से बैठते ही चक्कर आ जाएगा, अंधेरा आ जाएगा आंखों के सामने, आप बेहोश हो जाएंगे अगर आपके ये रिसेप्टर काम ना कर रहे हुए। तो जिन लोगों में ये नहीं काम कर रहे होते उनको एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को, हाइपोटेंशन कहते हैं ब्लड प्रेशर लो होने को। और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जो है वो उसको कहते हैं जब आप पोस्चर चेंज करें, लेटे से बैठें और आपका ब्लड प्रेशर गिर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ कब होती है, जब आपके ये रिसेप्टर्स काम नहीं कर रहे होते, तो ये बीमारी हो जाती है। सही है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो अब ये यहाँ पे जो ना, ये जो इसका जो लेयर मोटी है ना, उसका क्या मकसद है, यहाँ पर है स्मूथ मसल्स, इनकी क्वांटिटी है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू वेन। एक पर्पज़ तो मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर्स मौजूद हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, और दूसरा पर्पज़ इसके मोटे होने का ये है कि अगर ये मजबूत नहीं होगी तो जो हार्ट से जो एक पंप होते ही ब्लड का जो प्रेशर आता है ना, वो सीधा आर्टरीज़ में आता है। यानी जो आपका हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, एओर्टा में आ रहा है, फिर आगे जा रहा है, दूसरी आर्टरीज़ में जा रहा है, तो डायरेक्ट प्रेशर पड़ रहा है आर्टरी के ऊपर। तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए, ऐसा ना हो कि ये फट जाए, सही है, तो उसको बर्दाश्त करने के लिए इसको उतना ही मोटा बनाया गया है जितनी ज़रूरत है, कि जितनी स्ट्रेंथ जो है वो इसमें रहनी चाहिए। अब आप ये सोचें कि ये सारी चीज़ें इतने इंट्रिकेट, डेलिकेट बैलेंस के ऊपर चल रही हैं, इसको बनाने वाला जो है वो कितनी अजीम ज़ात है, वो अल्लाह ताला की ज़ात ही बना सकती है, इंसान नहीं बना सकता ऐसा सिस्टम। दुनिया में कितने अरबों इंसान हैं और हर एक की बॉडी अलग है, अलग तरह का है, वो कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, हर एक का सिस्टम उसके हिसाब से बना हुआ है बिल्कुल, यानी टेलर टू द, यानी कस्टमाइज्ड, बिल्कुल कस्टमाइज्ड। अच्छा, अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ये मोटी क्यों होती है आर्टरी, इसकी वॉल, ये वॉल कहलाती है। और ये जो बीच का हिस्सा है ना, जिसमें से ब्लड गुजरता है, जो बीच की इसकी वो नाली है, मतलब इसको हम कहते हैं ल्यूमिन, ये ल्यूमिन कहलाती है, और ये वॉल कहलाती है। ठीक है, और ये जो बीच की जगह है ना, इसको हम इंटीमा भी कहते हैं। ये जो बीच की जगह है ना, यानी बाहर की आउटर वॉल से लेके जो इनर वॉल है, ये जो बीच की जगह है, ये हैं तो स्मूथ मसल्स, लेकिन इस जगह को ही हम इंटीमा भी कह देते हैं कभी कभी। इसका एक पर्पज़ है बताने का, ये आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा। ये बीच की जगह क्या है, ल्यूमिन, जिसमें से ब्लड गुजर रहा है, ये जो नाली है ना, ये है ल्यूमिन, और ये है क्या, वॉल, ये आर्टरी की वॉल है। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गई है। अच्छा, यहाँ से अब ये देखें जी, इंटीमा जो है ना, वो इस जगह को कह रहे हैं हम, ये जो इनर वॉल है, इनर वॉल से लेके आउटर वॉल के बीच की जगह, ये इंटीमा है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब ये आप बताएं मुझे कि ये आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, या ज़्यादातर यही कर रही हैं, और सिर्फ एक केस में नहीं कर रही हैं ऐसा, जिसमें कि ब्लड जो है वो आ रहा है आपका हार्ट से लंग्स में। और वेंस का काम क्या है, वेंस का क्या काम है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाना। डीऑक्सीजनेटेड अगर हम नहीं भी कहें, वो इसलिए क्योंकि एक केस के अंदर जो पल्मोनरी वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से वापस हार्ट में ला रही है। सही है, तो ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये दो सिर्फ ऐसी आर्टरी और वेन्स हैं जो कि एक्सेप्शनल काम करती हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दोनों का
फंक्शन ऑपोजिट हो जाता है। बाकी सारी आर्टरीज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं और बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, सिवाय जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन के। अच्छा, अब ये आप देखें तो ये जो आपको यहीं पे नज़र आ रही है वेन, तो ये वेन जो है वो आपके क्या ख्याल है कि ये कहाँ है, इसकी लोकेशन क्या है? क्या ये दोनों साथ साथ चलती हैं जिस्म में हमारे? है भाई, पैरेलल चलती हैं। हाँ भाई, ये चीज़ सबको पता है, क्लियर है ना? पैरेलल चलती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें एक बोन ड्रॉ कर देता ना तो फिर आपको और अच्छा समझ में आता है। ये बोन थी, यहाँ पे बोन है, बोन के बाद जो है ना आपकी आर्टरी है, यानी अंदर से हम बाहर की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो पूरी बॉडी में ऐसे ही है कि जो आपकी बोन्स हैं उसके साथ साथ ही तकरीबन आपकी आर्टरीज़ चल रही हैं, फिर मसल्स हैं और उन मसल्स के बीच में से ये गुज़र रही हैं कैपिलरीज़। आर्टरीज़ से आर्टीरियोल्स आ रही हैं, ब्रांचेस, उन आर्टीरियोल से आगे कैपिलरीज़ जुड़ी हुई हैं, फिर कैपिलरीज़ के आगे जो है वो दूसरी तरफ वेन्यूल्स हैं, क्योंकि वेन तो हमें ऊपर नज़र आती है ना, वेन में जिसमें हम इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं या ब्लड सैंपल ड्रॉ करते हैं, तो वो वेन्स हैं जो आपको ऊपर नज़र आती हैं। आर्टरीज़ कभी ऊपर नज़र नहीं आती, आर्टरीज़ अंदर होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज़ में ब्लड का फ़्लो इतना होता है कि अगर आर्टरी कट जाए तो वो ब्लड रोकना मुश्किल हो जाएगा। बाज़ जगह ऐसी हैं जैसे ब्रेकियल आर्टरी है जो यहाँ से जा रही है, तो अगर वो कट जाए तो तकरीबन 30 सेकंड में आपकी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा, उसको रोकने का टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो अगर वो पूरी तरह से कट जाए। तो ये कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ से अगर ब्लड कट जाए तो वो यानी बस वो डेथ ही होती है उसके बाद। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, ज़ाहिर है हिजामा करते हुए तो बहुत ज़रूरी है कि पता होनी चाहिए, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया है। तो ये आर्टरीज़ को अंदर रखने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला ने ये अंदर इसलिए रखी हैं क्योंकि ये इनकी हिफाजत मकसूद है, कि ताकि ये इनको एक ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर मसल्स की भी मिल जाए, उसके ऊपर जो है वो आपकी स्किन की भी लेयर है, अभी स्किन को भी आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ होती हैं आपकी आर्टरीज़, उसके बाद बीच में उसके ऊपर मसल्स होते हैं, उन मसल्स के अंदर से गुजर रही होती हैं कैपिलरीज़। इन कैपिलरीज़ का असल में काम ही ये है कि जब इनमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सिर्फ ऑक्सीजन लेकर नहीं आ रहा बल्कि अपने साथ जो डाइजेस्टेड फूड के पार्टिकल्स हैं वो भी लेकर आ रहा है, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर जब ग़िज़ा चली जाती है तो डाइजेस्ट होने के बाद जो बेसिक एनर्जी का यूनिट है वो है ग्लूकोज़। एक तो वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाती है, जितने भी आपने जो है ना वो खाए हों कार्बोहाइड्रेट्स वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो फैट्स हैं आपके वो फैटी एसिड्स में या अमाइनो एसिड्स में या प्रोटीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो आपके लिपिड्स हैं वो फिर वो भी फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो सब जो है ना जो हज़म होने के काबिल होते हैं वो आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के साथ साथ वो भी चीज़ें पहुँच रही होती हैं। तो अब ये जो बीच में जो जगह है ना ये है मसल्स, यहाँ पे मसल्स हैं, इन मसल्स को खुराक चाहिए। वो खुराक इनको कहाँ से मिल रही है? इन कैपिलरीज़ के ज़रिए से, क्योंकि जब ब्लड इन कैपिलरीज़ में से गुजरता है तो ये कैपिलरीज़ इतनी बारीक होती हैं, इनकी दीवार जो है जो हमने यहाँ देखी ना इतनी मोटी, तो वो इतनी बारीक है। पहली बात तो कैपिलरी ख़ुद इतनी बारीक है कि मैंने आपको बताया था कि ये बाल के बराबर बारीक होती है, जितने आपके बारीक बाल होते हैं ना तो उतनी बारीक ये कैपिलरीज़ होती हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी बारीक होगी और इसकी जो इसकी वो है वॉल है ये कितनी बारीक होगी। तो ये इतनी बारीक होती हैं कि बाज़ जगहों पर इसमें से आरबीसी जो है ना लाइन लगा के गुजरते हैं, एक आरबीसी एक वक्त में जा रहा होता है, एक वक्त में 2 आरबीसी नहीं गुजर सकते, इतनी तंग गलियाँ होती हैं ये। तो अब इसमें से जो गुज़रते हैं आरबीसीज़ भी गुज़रते हैं, तो आरबीसीज़ बाहर नहीं निकलते बल्कि जो आरबीसीज़ के अंदर ही से जो ऑक्सीजन है ना जो अपने साथ वो हीमोग्लोबिन साथ में लेकर आ रहा है, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो आरबीसी पूरा बाहर नहीं निकलता इसमें से, वो इसी में चलता रहता है, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है, इधर चली जाती है टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन चुकी होती है पिछली ऑक्सीजन के आने से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस चली जाती है उस आरबीसी के अंदर, ठीक है। तो वो जो पहले जो लाल रंग का था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की वजह से, अब उसमें से जब ऑक्सीजन निकल जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाती है तो वो हो जाता है नीले रंग का। पहले हम उसको कह रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन शामिल थी और हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी हुई थी, तो हम उसको कह रहे थे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और दूसरी बात ये कि जो यहाँ जो इस ब्लड के साथ साथ जो सीरम के अंदर इसके वो थे ग़िज़ाई पार्टिकल्स थे, यानी ग्लूकोज़ वगैरह या दूसरी चीज़ें, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वो फिज़िकली ट्रांसफ़र हो जाती हैं टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ से जो वेस्ट मटेरियल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सेल्स इसके अंदर, ब्लड के अंदर, सीरम में, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अच्छा, अब ये ब्लड जो है ना यहाँ से यहाँ क्यों जा रहा है, इसकी ये डायरेक्शन क्यों है? इसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि पीछे से हार्ट से जो प्रेशर आ रहा है ना वो आते आते आगे ब्रांचेस में जाते जाते काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी इतना होता है कि वो इसको एक डायरेक्शन के अंदर धकेल रहा होता है, ठीक है।
और दूसरा काम क्या हो रहा होता है कि ये जो वेन्स हैं, वेन्स के आगे क्या है, वेन्यूल्स, वेन्स की जो ब्रांचें हैं वो हैं वेन्यूल्स। वो वेन्यूल्स जो है ना उसके अंदर मुस्तकिल रहता है नेगेटिव प्रेशर, वो हमेशा पिचके हुए रहते हैं। एक उनके अंदर एक सक्शन सी जो है ना वो मुस्तकिल रहती है वो सक्शन। यानी आपने देखा होगा अगर कभी किसी को ब्लड देते हुए आपने अगर देखा हो तो वो जो ब्लड की जो बोतल होती है ना, जो बाद में भर जाती है, जो ड्रिप जैसी होती है, तो वो पिचकी हुई होती है बिल्कुल शुरू में, सही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ब्लड, वो एक तरह से सक कर रही होती है ब्लड को, तो जैसे जैसे ब्लड भरता जाता है उसकी सक्शन फिर कम होती जाती है। शुरू में तेज़ी से भरती है, आखिर में आते आते प्रेशर कम हो जाता है, यानी फिर उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जब वो भर जाती है तो बस उसके बाद उसमें ब्लड आ ही नहीं सकता, तो उसका और वो नॉर्मल प्रेशर पर आ जाती है। तो इसी तरह का तकरीबन जो है ना समझ लें कि ये सारी थैलियाँ लगी हुई हैं जो कि पिचकी हुई हैं, और इनके अंदर एक सक्शन सी मौजूद है। और वो सक्शन दो वजूहात से है। उसकी एक वजह तो है जो हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो वो पुश करता है, और जब वो रिलैक्स करता है ना तो फिर एक सक्शन सी डेवलप होती है जो उस वक्त में वेंस तक जाती है, और वेंस के थ्रू वेन्यूल्स तक जाती है, वहाँ पर वो सक्शन रहती है मेंटेन। बड़ा ही डेलिकेट निज़ाम है। हम बना नहीं सकते ऐसी कोई चीज़, इंसान जो है ना नहीं बना सकता, ये अल्लाह ही का बनाया हुआ है, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। जितना आप गौर करते जाएंगे आपका अल्लाह ताला की क्रिएटिविटी के ऊपर जो यकीन बढ़ता भी जाएगा, और आप यानी अल्लाह ताला की अज़मत को पहचानते भी जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि ज़ाहिर है जिस क्रिएटर ने ये चीज़ बनाई है तो वो ख़ुद क्रिएटर कितना अजीम होगा, हम तो इससे ऐसे ही अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि यहाँ पर एक सक्शन है, तो इस सक्शन की वजह से इस सक्शन को हम नेगेटिव प्रेशर भी कहते हैं। ये पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि यहाँ पीछे से धक्का आ रहा है, और ये नेगेटिव प्रेशर है क्योंकि यहाँ पर एक सक्शन है। तो ये सक्शन जो है ना ये उस ब्लड को अपनी तरफ खींच रही है जो यहाँ से गुज़र के आ रहा है। तो अब ये ब्लड क्या हो रहा है, जैसे जैसे यहाँ से आर्टरीज़ में से गुज़र रहा है, वहाँ से आगे उसमें भी जा रहा है आर्टरीरियोल्स में। ये जो ब्रांचेज़ हैं आर्टरीज़ की, आर्टरीरियोल्स के आगे जो है ना ये हैं कैपिलरीज़ हैं। इन कैपिलरीज़ में, ये कैपिलरीज़ जो है ना एक तरफ तो ये जुड़ी हुई हैं आर्टरीरियोल से, और दूसरी तरफ ये जुड़ी हुई हैं वेन्यूल से, सही है। ये पूरा एक जाल है, और ये जाल जो है ना इधर से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्शन है बीच में, आर्टरीज़ और वेन्स के बीच में कनेक्शन है, तो ये जुड़ा हुआ है आपस में। ऐसा नहीं है कि आर्टरीरियोल्स के आगे कोई और कैपिलरीज़ हैं और वेन्यूल्स के आगे कोई और, वो दोनों एक ही हैं, मतलब ये यहीं से जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है पूरा। तो आपका ब्लड इसी तरह से पूरा का पूरा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है। इस ट्रांसफ़र होने के दरमियान में इस जगह में क्या काम हो रहा है, इंतहाई अहम काम, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, और एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट मटेरियल का, सही है। यानी न्यूट्रिएंट्स ब्लड में से टिश्यूज़ में आ रहे हैं, और वेस्ट मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट जो पहले बन चुकी थी वो वापस ब्लड में जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मैंने कोशिश ये की कि असल में यहाँ पे जो है ना ये पिक्चर पे काफ़ी अच्छा समझ में आ जाता है, तो मैंने कोशिश की कि इसी में आपको ये चीज़ पूरी समझा दूँ। तो आगे जो है वो हम यही चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी करके आप आसानी के साथ इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, ठीक। अब ये देखें, वेन्स एंड वेन्यूल्स कैरी ब्लड टू दी हार्ट, ये बात हो गई है। कैपिलरीज अलाउ एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस, ये बात अब समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसमें कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो ना समझ में आई हो? नहीं समझ में आई तो पूछ लें, वरना हम आगे चलते हैं। ये कैपिलरीज और वेन्यूल जी, इसमें जो एक्सचेंज हो रहा है एब्जॉर्प्शन के जरिए हो रहा है, ओपन तो नहीं एब्जॉर्प्शन हो रहा होगा ये कैपिलरीज से टिश्यूज़ में जो हो रहा है एक्सचेंज। हाँ, जी जी, टिश्यूज में एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो क्या चीज़, ये सारी चीज़ें गैसेस और ये सब। हाँ, यानी कि देखें टिश्यू के अंदर क्या चीज़ है, कुछ ना कुछ तो उसमें पर्दा होता होगा ना। हाँ है, तो उसमें से वो डिफ्यूज़ हो सकते हैं ना। जो मेम्ब्रेन है ना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं। प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, कहीं पे प्रेशर डिफरेंस बिल्कुल, जब भी तो इतनी बारीक रगे हैं ना, तो इसमें से जो चीज़ गुजर रही है वो बहुत ही, और वो जो गैसेज़ हैं वो तो वैसे ही यानी वो हैं डिफ्यूज़ेबल हैं, उसमें से गैसेज़ तो आराम से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। मसला होता है न्यूट्रिएंट्स का और वेस्ट मटेरियल का, उसके लिए बाकायदा रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी एक तफसील है, अगर हम उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा वो है। जो देखें अब यहाँ पे क्या चीज़ थी, मैंने आपको बताया मसल थे, मैंने अभी आपको मसल्स तक बताया। मसल्स टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं, टिश्यूज़ सेल्स से मिलके बने हुए हैं, सेल्स जो हैं उसके ऊपर मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें डायरेक्ट अंदर जा सकती हैं, जो लिपिड सॉल्युबल चीज़ें हैं वो डायरेक्ट अंदर एब्जॉर्ब हो सकती हैं, क्योंकि जो मेम्ब्रेन है सेल की वो लिपिड बाइलेयर है, वो लिपिड की बाइलेयर है, और उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज भी होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो सकती हैं, उनके लिए वहाँ पर वो बने हुए होते हैं, रास्ते बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरियर्स होते हैं। जो कुछ बड़े प्रोटीन्स होते हैं वो भी डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकते,
तो उन प्रोटीन्स के लिए वहाँ पर कैरियर्स होते हैं, वो कैरियर्स उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी वो सरहद पार कराते हैं सेल की, उनको ना अंदर सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो चीज़ें अंदर डिफ्यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे खुला खाता नहीं चल रहा कि डायरेक्टली जा रही हैं। मैं उसकी बारीकी में नहीं गया था क्योंकि वो फिर बहुत तफसील हो जाती। आ जाओ आ जाओ। जी हाँ, लेकर जाता है और अगर इंसुलिन नहीं हो तो फिर ग्लूकोज नॉकिंग करके फिर वापस। हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे ग्लूकोज़ है, तो अब ग्लूकोज सेल में डायरेक्टली एंटर नहीं होता, उसके लिए इंसुलिन अपने रिसेप्टर पे बाइंड होती है जो सेल्स के ऊपर होते हैं, और जब वो बाइंड होती है तो ग्लूकोज का दरवाज़ा खुलता है, फिर ग्लूकोज आपके सेल में एंटर होता है। तो अगर ये काम ना हो, यानी आपका इंसुलिन जो है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड ना हो सके, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये भी, वालेकुम अस्सलाम, ये भी जो है ना इसकी वजह से भी डायबिटीज़ हो जाती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इंसुलिन इतनी अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हो रही होती जिस्म में कि जो काफ़ी हो जाए सारे ग्लूकोज को सेल्स में एंटर कराने के लिए। तो ग्लूकोज जब सेल्स में एंटर नहीं होता तो वो ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है, जब वो ब्लड में घूमता रहता है तो फिर वो नुकसानदेह साबित होता है। तो इस तरीके से मतलब इसके अंदर ये भी एक बहुत सारी तफसील है, लेकिन वो मैंने अभी फ़िलहाल ओमिट कर दी, मैं क्योंकि फ़ोकस कर रहा हूँ अभी ब्लड वेसल्स पे, इसलिए मैंने वो सारी तफसील नहीं बताई आपको। वो इंशाल्लाह अगर कर लेंगे किसी न किसी चीज़ में आ जाएगी तफसील भी, वो हम उसको पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। बायोकेमिस्ट्री जो होती है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं उसको भी तफसील से देख लेंगे। बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर, सेकंड मैसेंजर सिस्टम और mRNA और RNA DNA, बहुत सारी काम हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एंजाइम्स हैं, यानी सेल जो है ना वो भी एक पूरी कायनात है। यानी हम तो अभी खाली जिस्म पढ़ रहे हैं, ऊपर से ग्रॉस एनाटमी हम समझने की तरह से पढ़ रहे हैं। अगर हम उसकी बारीकियों में चले जाएँ तो तफसीलात दर तफसीलात हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जितना पढ़ते जाएंगे ना तो अल्लाह ताला के आगे उतना झुकते जाएंगे कि ये कितनी अजीम ज़ात है जिसने ऐसी चीज़ बनाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है ना, यानी कम से कम बेसिक चीज़ तो क्लियर है ना कि ब्लड कहाँ से चल रहा है, आर्टरीज से वो कैसे आर्टीरियोल्स में जा रहा है, फिर वहाँ से उसमें कैपिलरीज़ में जा रहा है, फिर कैपिलरीज से वेन्यूल्स में जा रहा है, फिर वेन्यूल्स से वेन्स में, और फिर वेन्स उस ब्लड को वापस लेकर आती हैं और हार्ट में डालती हैं लाकर सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए। इन्फीरियर वेना केवा नीचे वाले पार्ट से बॉडी के आपके ला रही है ब्लड को, हार्ट के राइट चैम्बर में डाल रही है, राइट एट्रियम में, और सुपीरियर वेना केवा हार्ट से ऊपर वाले पार्ट से ला रही है ब्लड को, और वो लाकर सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए से राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। आगे भी हम पढ़ेंगे, अभी हार्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड लाइंड विद स्मूथ मसल। हाउ डज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्टरी हेल्प विद इट्स फंक्शन। तो ये हमने बात अभी डिस्कस कर ली है, इसको दोबारा देखने की ज़रूरत तो नहीं है मेरा ख्याल है। आर्टीरियोल्स क्या होते हैं, ये ब्रांचेज होती हैं आर्टरीज़ की, और इनके बाद फिर कैपिलरीज़ होती हैं इनसे आगे। ठीक है, आर्टीरियोल्स कैन कॉन्स्ट्रिक्ट टू डायरेक्ट एंड कंट्रोल ब्लड फ्लो। हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ अहम है जो हमने भी पॉइंट डिस्कस नहीं किया। तो आर्टीरियोल्स जो है ना, ये एक बड़ा अहम काम कर सकते हैं जो करते हैं, वो ये है कि ये भी कॉन्स्ट्रिक्ट और रिलैक्स हो सकते हैं। कभी ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और कभी ये डायलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कब होते हैं, जब इनको ब्लड फ्लो किसी जगह का कम करना होता है, और ये डायलेट कब होते हैं, जब इनको किसी जगह का ब्लड फ्लो बढ़ाना होता है। तो मिसाल के तौर पे गर्मी के मौसम में क्या होना चाहिए, गर्मी के मौसम में कोई आदमी बाहर निकलेगा तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा गर्मी से या सफ़ेद हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त में जो ये आर्टीरियोल्स से जो स्किन के ऊपर ब्लड सप्लाई कर रहे थे ये डायलेट हो गए, तो उस डायलेशन की वजह से ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई फेस पर, तो चेहरा लाल हो गया। और उसको ज़्यादा करने का मकसद क्या था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो स्किन के सरफेस के करीब से गुजरे, और वो जो हीट अंदर मौजूद है, जो गर्मी हो रही है ना, तो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ना बढ़ने पाए, जो नॉर्मल आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे ना बढ़ने पाए। तो उसको एक लेवल पे रखने के लिए ब्लड फ्लो बढ़ जाता है स्किन की तरफ, और उससे क्या होता है कि फिर जो गर्मी है जो ब्लड के अंदर मौजूद है वो हवा के टच होने की वजह से और पसीने की वजह से, पसीना भी इसीलिए आता है, जब पसीना आता है तो उसकी वजह से वो जो हीट ट्रांसफ़र है वो बहुत आसानी के साथ होता है। गाड़ियों में देखें ना, रेडिएटर लगा होता है ना, उसमें पानी होता है, पानी भरते हैं उसमें, वो इसीलिए होता है कि वो पानी सर्कुलेट करता है इंजन के अंदर, और एक पंखा लगा हुआ होता है जो उस पानी को ठंडा कर रहा होता है। अब वो पानी इंजन में से गुजर के आता है, पंखा उस पानी को ठंडा करता है, उससे इंजन ठंडा होता है। तो इसी तरह से हमारी पूरी स्किन के ऊपर जो है ना रेडिएटर भी लगा हुआ है। वो रेडिएटर क्या काम कर रहा है, वो पसीना आता है और वो ठंडा होता है हवा से, और जो नीचे से उसके ब्लड गुजर रहा है तो वो ब्लड जो है उसकी हीट कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। तो इस तरीके से ये उस वक्त में ये सर्कुलेशन बढ़ा दी जाती है चेहरे के ऊपर जब आप गर्मी में बाहर निकलते हैं, धूप में बाहर निकलते हैं। और सर्दी का मौसम हो, बहुत सख्त सर्दी पड़ रही हो, चेहरा सफ़ेद हो जाता है, होंठ खुश्क हो जाते हैं, चेहरा भी सफ़ेद हो जाता है। वो सफ़ेद क्यों हो जाता है, क्योंकि
ये जो आर्टरीज़ हैं, आर्टीरियोल्स हैं, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ये उस वक्त में ब्लड सप्लाई को रोक देते हैं। क्यों? अगर ये ताकि हीट को कंजर्व करें, ताकि हीट को बचा के रखें। अगर आपने खुला छोड़ दिया तो बॉडी की हीट जो है वो निकल जाएगी और जिस्म का टेम्परेचर गिर जाएगा। तो हमारे लिए ज़िंदगी मेंटेन रखने के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल्स या जो भी लिविंग बींग्स हैं, तो उनका क्या है, वो सिस्टम है कि उनका वार्म ब्लड उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका टेम्परेचर रेगुलेट होता है। वो अपना टेम्परेचर एक उसके ऊपर रेगुलेट रखते हैं, रेगुलेटेड होता है, ऊपर नीचे नहीं होता उससे। उसको ऊपर यानी उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम्स हैं, मैकेनिज़म्स हैं, जैसे कि ये मैंने आपको एक सिस्टम ये बताया। हाउ माइट आर्टीरियोल्स बी इन्वॉल्व्ड व्हेन यूर, ये वही मैंने एग्जांपल लिखी थी, थोड़ी कट गई है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। आर्टीरियोल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकते हैं और डायलेट कर सकते हैं। कैपिलरीज, बॉडी टिश्यूज़ कंटेन अ वास्ट नेटवर्क ऑफ थिन कैपिलरीज, तो सारे टिश्यूज़ में से गुजर रही होती हैं क्योंकि एक एक सेल को जो है ना आपके ब्लड चाहिए। कैपिलरी वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट्स। ठीक है, कैपिलरी वॉल्स आर ओनली वन सेल थिक अलाउइंग एक्सचेंज ऑफ, यही मैंने आपको बात बताई है कभी कि इतनी पतली होती हैं कि इनमें से सेल्स जो हैं वो एक लाइन में गुजरते हैं। जो आरबीसीज़ हैं आपके, वो एक लाइन के अंदर गुजर रहे होते हैं, वो एक साथ दो नहीं गुजर सकते। कैपिलरीज आर सो फाइन दैट आरबीसीज़ मस्ट लाइन अप सिंगल फाइल। ये हो गई बात, आगे चलते हैं। वेन्यूल्स आर थिन वॉल्ड कलेक्टर्स ऑफ ब्लड, ये हमने भी डिस्कस किया था कि उनके अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है, सक्शन रहती है मुस्तकिल। लो प्रेशर इन द वेन्यूल्स अलाउज द कैपिलरी बेड्स टू ड्रेन इनटू देम, यानी इनके कम प्रेशर की वजह से ही वो ब्लड खिंचकर जो है वो इनके अंदर आता है कैपिलरीज से। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अच्छी समझ लें। अब देखें, यानी ये जो ब्लड आ रहा है ना आपका सारा, यहाँ से हार्ट से शुरू हुआ, पंप हुआ, पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ, नीचे तक गया, टांगों तक गया, फिर उसके बाद ये वापस आता है। अब जो सारा जो ब्लड है जमा होता गया वेन्स में ना, वेन्स उसको वापस लाती हैं। अब वेन्स वापस नीचे से ऊपर लाएंगी, तो वो कैसे लाएंगी? नीचे हार्ट तो नहीं लगा हुआ, नीचे से पंप नहीं हो रहा ब्लड, तो नीचे से हार्ट ऊपर कैसे आएगा जी? नेगेटिव प्रेशर भी है, लेकिन देखें यहाँ पर ना एक बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पर बताइए कि ये जो यहाँ पर जो है ना वेल्व्स लगे हुए हैं, जो नीचे की जो वेन आ रही है ना आपकी, ये मेन जो पीछे से वेन आ रही है, ये गुजर रही है इन मसल्स के बीच में से। कौन सा मसल है ये? काफ मसल है ना, इसमें से गुजर रही है, यहाँ से बीच में से। अच्छा, अब ये यहाँ पर वेल्व लगे हुए हैं, नॉन रिटर्न वेल्व्स, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। जब नीचे से ब्लड इसमें एंटर होता है ना, तो ये वेल्व्स खुल जाते हैं। सही, ये वेल्व्स खुलते हैं, और ख़ास तौर पे जब ये आप मिसाल के तौर पे जब आप चलते हैं ना, और जब ये मसल आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या काम होता है उस वक्त में ये मसल आपका ये जो गेट है, ये गेट बंद हो जाता है, और ऊपर वाला जो गेट है ना ये खुल जाता है। जैसे ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नीचे वाला जो वेल्व है वो बंद हो जाता है और ऊपर वाला खुल जाता है। तो उस मसल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसे करके पुश होती है, वो वेन पुश होती है तो ऊपर की तरफ जाता है, ब्लड जो है ना ऊपर की तरफ पंप होता है। अब जो लोग वॉक करते हैं ना रेगुलर, या जिनका चलने फिरने का ज़्यादा काम है, उनका ये सिस्टम बड़ा अच्छा रहता है। और जो बहुत लंबे अरसे बैठे रहते हैं, या जिनका जो है ना वो इस पोजीशन के अंदर पैर बहुत ज़्यादा रहता है, ये कब होगा इस पोजीशन में पैर? अगर आपने बहुत ही हील ऊंची पहनी हुई है तो फिर मुस्तकिल होगा ऐसा। अगर मुस्तकिल होगा तो देखें क्या हाल होगा फिर। जब मुस्तकिल होगा तो क्या होगा कि ये मुस्तकिल, ये गेट बंद रहेगा, प्रेशर इधर पड़ता रहेगा, और इधर ऊपर वाला तो खुला हुआ है लेकिन नीचे प्रेशर पड़ता रहेगा, तो ब्लड जो है ना वो नीचे पूल होना शुरू हो जाएगा। ये वाली रगें जो है ना ये फूलना शुरू हो जाएंगी, इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स जो है ना ये फिर इस तरह डेवलप होता है कि ये बिलाखिर ये क्या होता है कि ये वाला वेल्व ख़राब ही हो जाता है, ये ख़राब हो जाता है, ब्लड नीचे ही पूल होना शुरू हो जाता है, तो फिर ऊपर नहीं चढ़ पाता वो। तो ये वेरिकोज वेन्स का मसला अक्सर ख़वातीन में होता है इस वजह से जी, ज़्यादा बैठे रहने की वजह से भी और हील की वजह से भी। अगर लंबी हील, अगर एक जगह खड़े हुए ना, एक जगह खड़े में, उससे भी हो सकता है बिल्कुल। अगर चल नहीं रहे आप, चलना फिरना कम है, या बैठे हुए या खड़े में, दोनों जी बिल्कुल। ज़्यादातर जो खड़े रहते हैं या ज़्यादातर जो बैठे रहते हैं उनको ये मसला होता है। अगर आपकी नॉर्मल है ना, वॉकिंग है आपकी, दिन भर में चलते फिरते रहते हैं, बैठते भी हैं, खड़े भी होते हैं, चलते भी हैं, तो चलने में देखें दोनों पोजीशन आ रही हैं ना, ऐसी भी आ रही है और ये भी आ रही है। लेकिन जब आप एक ही जगह खड़े में मुस्तकिल स्टैंड स्टिल, तो फिर आपको ये कभी ना कभी मसला हो ही जाएगा। पैरों में भी स्वेलिंग होती है, और दूसरा ये कि ये वेन्स उभर जाती हैं ना, इसको हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स, मतलब ऊपर से नज़र आती हैं इतनी मोटी मोटी हैं। जाल सा जो बनता है वो बनता है नीचे की तरफ, वो स्पाइडर वेन्स होती हैं, वो भी वेरिकोज वेन्स की ही टाइप है, बिल्कुल उसी की टाइप है। तो बाज़ दफ़ा वो बारीक वाली वेन्यूल्स वगैरह जो है ना वो होती हैं, स्वेल हो जाती हैं, और बाज़ दफ़ा
ये जो मेन जो वेन चल रही है सुपीरियर इन्फीरियर वेना कैवा, बाज़ दफ़ा ये हो जाती है। तो इसकी वजह से, और ये चीज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है, फिर ये ऊपर तक जाती हैं। हमने देखे हैं केसेस बड़े इसमें ना, नीचे से शुरू होकर ऊपर तक आ जाती हैं नीस पे तो आती हैं, वो तो नॉर्मल है, उससे ऊपर भी आ जाती हैं, पूरा इन्ग्वाइनल रीजन तक आ जाती हैं। बहुत पेनफुल कंडीशन बन जाती है एक्सट्रीम केसेस में, हर केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कंडीशन क्यों होती है? वॉक ना करने की वजह से, आप यूँ समझ लें जी। वेट ज़्यादा हो तो रॉन्ग लेग पोजीशन हो सकता है, वेट से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ सकता है, कई फैक्टर्स हैं। अच्छा, तो वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई आदमी चल रहा है और वॉक भी कर रहा है, बैठ भी रहा है, तो क्या होगा, उसका ये सिस्टम सही काम करता रहेगा, तो उसका जो ब्लड नीचे से आ रहा है ना, तो वो जब वो चलेगा तो उस वक्त में ये ऊपर की तरफ पुश होगा, जब वो खड़ा होगा तो ये उस वक्त में ऊपर का वेल्व बंद हो जाएगा, और यानी चलने की पोजीशन में जो है ना, ये काम होता है कि ये वाला वेल्व आपका बंद होता है, ऊपर वाला खुलता है। मस्कुलर मूवमेंट पे डिपेंडेंट है आपका ब्लड फ्लो, जो रिटर्न ब्लड फ्लो है ना, वो आपकी मूवमेंट पे है डिपेंडेंट। इसके बगैर चलेगा तो सही, लेकिन बहुत स्लो चलेगा। लेकिन अगर ये आपकी अच्छी होगी ना, यानी आपकी लाइफ स्टाइल एक्टिव है अगर आपका, तो आपकी ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, पूरी हेल्थ अच्छी होगी। ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई अहम है। नहीं, मुस्तकिल क्लोज नहीं रहता ये, इसमें जो है ना वो दिया हुआ है जैसा, इस पोजीशन में क्लोज है ये, लेकिन ये भी खुलता है जब भी तो ब्लड ऊपर जाएगा, और ये खुलेगा ही नहीं तो ब्लड ऊपर कैसे जाएगा? उतना इसकी मूवमेंट होगी, फ़्लो अच्छा होगा। वॉक करनी ज़रूरी है, और हील जो है ना वो अगर आपकी नहीं हो तो बहुत अच्छा है। मतलब इसमें देखें ये नेचुरल पोजीशन है, अब अगर आपने हील ज़रा सी भी पहनी है ना, तो वो कभी ना कभी जाके आपको नुकसान देगी। तो इसलिए जो है ना, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा हील के ख़िलाफ़। हाँ तो ऐसा ना हो, खैर कोई ख़तरनाक भी हो सकता है ये साबित मेरे लिए। अच्छा जी, लेकिन ये बहरहाल ये वाक़तन ये चीज़ है, और हम देखते हैं हमारे पास ज़्यादातर लेडीज़ में आते हैं इसके केसेस, वेरिकोज़ वेन्स के। मर्दों में बहुत रेयर, वेरी रेयर। लेडी, हम तो लोग क्या समझते हैं कि शायद ये है ही कोई ख़वातीन की बीमारी, ये ख़वातीन की बीमारी नहीं है, ये हील की बीमारी है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। बिसाइड्स द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड मूव ब्लड, वाई डू आर्टरीज नीड टू बी सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग? ये मैंने बता दिया था, ये चीज़ क्लियर है? ये इसको आप में से कोई बताया? अब आप लोग बताएं ज़रा। प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर को बेयर करने के लिए, उस प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए आर्टरीज जो है वो बहुत ज़्यादा थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं। वेरिकोज वेन्स आर वेन्स इन द लेग्स दैट आर स्वेलन, स्ट्रेच्ड एंड पेनफुल। व्हाट फैक्टर्स कुड लीड टू दिस कंडीशन एंड हाउ कैन वेरिकोज वेन्स बी प्रिवेंटेड? तो ये अभी बात हो गई सारी, ये हमने अभी डिस्कस किया। सही है, क्लियर है ना कि वेरिकोज वेन्स को से प्रिवेंट करने के लिए, बचने के लिए आपका वॉक करना बहुत ज़रूरी है। मुस्तकिल लंबी सिटिंग या लंबी स्टैंडिंग जो है ना वो आपके लिए नुकसानदेह है, और अननेचुरल अगर आपका वो हील है तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह। अच्छा, अब देखें एक सवाल है, व्हाट इज़ ऑलवेज ट्रू ऑफ आर्टरीज? अभी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो अब ज़रा ये चारों ऑप्शंस पढ़ें और फिर बताएं ज़रा कौन सा, 1, 2, 3 या 4? 4 सही है भाई, सब कह रहे हैं 4, कोई इससे इख्तिलाफ तो नहीं कर रहा? बस 4 है। अभी इतनी लंबी डिस्कशन हुई, अब तो नहीं होना चाहिए कोई इख्तिलाफ इसमें, ठीक है। बिसाइड्स हैविंग टू कंस्ट्रक्ट टू मूव ब्लड, वाई आर आर्टरी वॉल्स सो थिक एंड स्ट्रॉन्ग? ये बात भी हो गई है, अब इसमें से ज़रा देख के बताएं। 2 है, बिल्कुल सही है, 2 ही है। देखें, आर्टरीज मस्ट मूव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात तो सही है, लेकिन इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है थिक होने से और स्ट्रॉन्ग होने। आर्टरीज मस्ट मूव ब्लड आउट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका भी कोई ताल्लुक़ नहीं। ये चीज़ है जिसमें इसका जवाब मौजूद है कि आर्टरीज मस्ट विदस्टैंड वेरी हाई ब्लड प्रेशर व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये सही है। वाई आर कैपिलरी वॉल्स सो थिन? बिकॉज कैपिलरी वॉल्स आर थिन एंड नैरो टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ क्लियर है, बिल्कुल माशाल्लाह सही है। अब हमने ये ब्लड वेसल्स को कवर कर लिया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा हम हार्ट को भी देख लेते हैं। क्या टाइम हो गया? 12 बजने वाले, अभी थोड़ा सा 12 बजने में 5 मिनट है। इजी हैं आप लोग, सही है, चलें आगे या ब्रेक लेनी है? ब्रेक लेनी है, मैं 5 मिनट के बाद देनी है, वैसे थोड़ी सी 5 मिनट की लेंगे। अब इसमें से पढ़ाएं या इससे आगे पढ़ाएं? आगे भी हैं, और एक यार वो एक वीडियो पड़ी हुई है, चला गया सुफियान? कौन है? अम्मार भी नहीं है? उधर देखना ज़रा, मिनिमाइज़ हुई भी होगी।
हाँ ये आगे चला गया। अच्छा चले, अच्छा अभी जब तक वीडियो चलती है यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं, सही है, ये तो आपको पता ही होगा। और उनमें से 2 जो है वो उनको हम कहते हैं एट्रिया, यानी एक सिंगल को कहते हैं एट्रियम। यार वो एक वीडियो पड़ी हुई शायद, देखो उसमें मिनिमाइज़ हुई होगी फोल्डर में, वो ज़रा चला देना। तो हार्ट वाली, तो एक को कहते हैं एट्रियम और उसका प्लूरल फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं एट्रिया, सही है। तो 2 एट्रिया हैं और 2 जो है ना वो हैं आपके वेंट्रिकल्स। ये फोल्डर नीचे खुला हुआ नहीं कोई, नीचे लाओ वापस। हाँ ये जो है ना, ये 3D हार्ट वीडियो है, ये वाली चलाओ ज़रा। वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाना, ये है कोने पे। नहीं इसमें से नहीं आ रही है, इसका मतलब है इसमें से बंद तो नहीं किया था वॉल्यूम। इसका रिमोट देखना, उसमें वॉल्यूम का अगर ऑप्शन हो, सिर्फ वॉल्यूम को छेड़ना और कुछ नहीं छेड़ना। ये देखें, वैसे हम यहीं से देख भी लेते हैं जब तक उसकी आवाज़ आती है। तो ये ऊपर जो है ना, ये तो है आपका एट्रियम, राइट एट्रियम है ये, सही है। और राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है कहाँ से, वेनस ब्लड आ रहा है, जो सारा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ रहा है इसमें से। देखें ये जब ये खुलता है तो उस वक्त में ब्लड अंदर जाता है, और जब ये खुलता है उसके साथ साथ ही जो है वो दूसरी तरफ, अब ये यार ये थोड़ा सा जो है ना, आप पहले इसको देख लें। ये अगर इसकी आवाज़ भी साथ में आ जाती है ना तो बहुत अच्छा था। उसमें कोई ऑप्शन नहीं वॉल्यूम का। इसे तो मैंने कर दिया, फुल है। स्पीकर लगा लेंगे। हाँ स्पीकर लगा लो, वो जो अंदर रखे हुए ना। जी अच्छा, एक ये ज़रा लाइट ऑफ की जगह यहाँ से एक बटन जो बीच में खुला हुआ है ना, कुछ हुआ है फ़ायदा या नहीं? ये वाली बड़ी वाली चलें, बाहर से भी लाइट आ रही है, खैर चलें देख लेंगे इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट में। अब ये आवाज़ भी आती ना तो मज़ा आता। अब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूँ वो कहीं से कहीं पहुँच जाता है। या इसको ज़रा पॉज करना। अस्सलाम वालेकुम। लगाएं, स्पीकर लगाएं, पावर उसकी USB में ही लगेगी। अच्छा चलें, जब तक ये आ रही है वीडियो तब तक आप ऐसे ही समझ लें, हार्ट के 4 खाने हैं, 4 चेम्बर्स हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। ऊपर वाले जो 2 हैं उसको हम कहते हैं एट्रिया, एक को कहते हैं एट्रियम और प्लूरल को कहते हैं एट्रिया। ऊपर वाले जो दोनों हैं, एक राइट है और एक लेफ़्ट है, सही है। इसी तरह नीचे भी एक राइट है एक लेफ़्ट है। तो जो राइट साइड है ना हार्ट की, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों मिला के, वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे आता है और वहाँ से जाता है। शुरू से लगाओ ज़रा, शुरू से लगाओ, शुरू से। वापस शुरू से लगाओ। The heart is a muscle about the size of your fist. It lies behind and to the left of your breastbone or sternum. The purpose of the heart is to pump blood through blood vessels, arteries, and veins to all parts of your body. The inside of the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called the atria and are collection chambers for blood. The bottom 2 chambers are called the ventricles and receive the blood from the atria and pump it to the lungs and the body. The chambers are separated by valves which control the direction of blood flow.
There are 4 valves: tricuspid, pulmonic, mitral, and aortic. Circulation begins at the right side of the heart, where blood from the body comes to the right atrium. This blood passes to the right ventricle, where it is pumped to the lungs to receive oxygen. Once it receives oxygen, it flows to the left atrium and then to the left ventricle, where it is pumped to the aorta and the rest of the body. On the right side of the heart, the tricuspid valve separates the right atrium and the right ventricle, allowing blood to enter the ventricle but not flow backwards to the atrium. Blood flows through the pulmonic valve to go to the lungs. On the left side of the heart, the mitral valve separates the left atrium and the left ventricle. Blood flows from the left ventricle to the aorta through the aortic valve and to the rest of the body. Arteries carry blood with oxygen and other nutrients throughout the body. Veins take blood back to the heart, which pumps it to the lungs to be oxygenated. The heart arteries, coronary arteries, provide oxygen and nutrients to the heart muscle. The right coronary artery supplies blood to the bottom and the back of the heart. The left coronary artery splits into 2 vessels. One branch supplies blood to the front of the heart. The other branch delivers blood to the left side of the heart. An electric system transmits signals throughout the heart to control its pumping. The electrical signal starts in the sinoatrium, or SA node, which is located in the upper portion of the right atrium and is known as the natural pacemaker of the heart. The electrical signal passes down to the lower chambers of the heart via the atrioventricular, or AV node, which controls the signal so the atria contract before the ventricles. In the ventricles, pathways carry the signal throughout the muscle so that they contract at the same time to pump blood to the lungs and through the body. ठीक है, बस स्टॉप कर दें, वापस लगा दें प्रेजेंटेशन। अच्छा, अब ये यहाँ से कुछ समझ में आ गया या नहीं आया? उसका माइट्रल वेल्व हो सकता है नहीं समझ में आया हो आपको तो हम उसको मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। इसमें मैं थोड़ा आसान ज़बान में भी समझा देता हूँ एक दफ़ा कि देखें, हार्ट के हमने अभी बात की कि 4 चेम्बर्स हैं, 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले। जो ऊपर वाले उनको एट्रिया कहते हैं, जो नीचे वाले उनको वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर वाले जो हैं उनका काम है ब्लड को रिसीव करना, नीचे वाले जो हैं उनका काम है ब्लड को पंप करना। जब हार्ट रिलैक्स होता है तो उस वक्त में ब्लड उसमें रिसीव होता है, और जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस वक्त में ब्लड वहाँ से पंप होता है। ठीक है, ये इसी को हम कहते हैं, वो जो लब डब होता है ना, ये होता है इसी वजह से कि एक दफ़ा हार्ट रिलैक्स होता है फिर पंप होता है, रिलैक्स होता है पंप होता है। जो रिलैक्स होता है तो उस वक्त में ब्लड रिसीव होता है कहाँ से? राइट वाले में कहाँ से रिसीव होता है? वेन्स में से। वेना कैवा जो है सुपीरियर और इन्फीरियर दोनों उस वक्त में ब्लड को पोर करती हैं। वो रिसीव हो रहा होता है उस वक्त में एट्रियम में, और इसी तरह से उसी वक्त में वो एट्रियम से खुल जाते हैं उसके वेल्व्स। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वेल्व लगे हुए हैं। वेल्व समझते हैं? वेल्व क्या चीज़ होती है? दरवाज़ा होता है एक तरह। तो वो दरवाज़ा जो है ना, जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में दरवाज़ा है, उस दरवाजे का नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, उसके 3 कस्पिड्स होते हैं, 3 पंखड़ियाँ होती हैं, जिसकी वजह से उसको हम ट्राइकस्पिड बोलते हैं। तो वो ट्राइकस्पिड वेल्व उस वक्त में खुलता है जब हार्ट रिलैक्स होता है, ट्राइकस्पिड वेल्व खुलता है और जो ब्लड रिसीव हुआ वो सीधा जो है वो वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। और उसके फ़ौरन बाद जो है ना, उसी के साथ साथ पैरेलल दूसरा काम क्या हो रहा है, उधर लेफ़्ट वाले में भी साथ साथ ही काम चल रहा है। उधर जो है वो मिट्रल वेल्व है या माइट्रल वेल्व है, वो वेल्व खुलता है और वहाँ से वो ब्लड जो लंग्स से साफ़ होकर आ रहा है, जो ऑक्सीजन अपने साथ लेकर आ रहा है, तो वो ब्लड एट्रियम से सीधा चला जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अब उसके फ़ौरन बाद ये दोनों वेल्व्स बंद हो जाते हैं और दूसरे 2 वेल्व्स खुल जाते हैं। उसके बाद हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जो 2 वेल्व बंद हो गए, इसका मकसद क्या था कि अगर हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो दोबारा ब्लड इन्हीं में ना चला जाए। सही है, इसमें दोबारा नहीं जाना चाहिए। अब किस में जाना चाहिए? अब राइट से जाना चाहिए पल्मोनरी आर्टरी के अंदर और लेफ़्ट से जाना चाहिए एओर्टा के अंदर। लेफ़्ट से जाता है एओर्टा में और राइट से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर भी एक वेल्व लगा हुआ है जिसका नाम है पल्मोटिक वेल्व। क्या नाम है उसका? पल्मोटिक वेल्व भी कहते हैं, पल्मोनोटिक वेल्व भी कहते हैं, ऐसे ही कुछ नाम है उसका, मैं नाम मेरे ध्यान से निकल गया। पल्मोटिक वेल्व है मेरे ख्याल से। और दूसरा जो है, जो दूसरी तरफ है
जो आपका जो एओर्टा में जा रहा है वो है एओर्टिक वेल्व, ठीक है। तो एक तरफ ये वाले वेल्व्स दोनों पल्मोटिक वेल्व और एओर्टिक वेल्व खुल जाते हैं और उसके फ़ौरन बाद हार्ट जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब वेंट्रिकल ख़ास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है ना हार्ट का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है, इसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक समझ लें आपके सिग्नल जो है ना वो जनरेट होता है, जो हमारे राइट एट्रियम में जनरेट होता है, राइट एट्रियम में जनरेट होता है। और वो जो करंट है वो जहाँ से जनरेट होता है उस जगह को कहते हैं SA नोड, साइनो एट्रियल नोड, SA नोड से, ठीक है। SA नोड में वो करंट पैदा होता है, वो करंट कहीं से पीछे से नहीं आता, वो पैदा होता है। वो कैसे पैदा होता है किसी को नहीं पता, अल्लाह, हम समझते हैं अल्लाह के हुक्म से ही पैदा होता है। और जब किसी बंदे का वक्त आ जाता है तो वो फिर पैदा होना बंद हो जाता है, ना उसका पीछे से कोई कनेक्शन है ना कुछ है, बस वो वहाँ पैदा होता है और वो बाकायदगी के साथ होता है जब तक कि इंसान की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी होता ही रहता है। वो करंट वहाँ पैदा होता है, वहाँ से फिर एक बीच में जो है ना एक बीच में समझ लें कनेक्शन है जो एट्रियम और वेंट्रिकल का कनेक्शन है, उसको कहते हैं AV नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उस नोड तक वो करंट पहुँचता है, वो जंक्शन है। उसके बाद फिर नीचे जो है ना पूरे एट्रिया जो वेंट्रिकल है ना उसकी दीवार के अंदर ये करंट फैलता है। कैसे फैलता है, बारीक बारीक तारें जा रही हैं, उसको हम बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स और बंडल ऑफ हिस। ये दो चीज़ें हैं, परकिंजी फाइबर्स एंड बंडल ऑफ हिस। इनके ज़रिए से वो करंट जो है ना इन तारों के ज़रिए से पूरी वेंट्रिकल की वॉल में एक साथ फैलता है। अगर ये एक साथ ना फैले तो उसके नतीजे में एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन या एरिथमिया। एरिथमिया जो होता है वो हार्ट के रिदम को बिगड़ने को कहते हैं। वो एरिथमिया उस वक्त होता है जब ये आपका जो वेंट्रिकल है ये पूरा एक साथ चार्ज ना हो, पूरा करंट एक साथ ना फैले, कहीं फैला कहीं रुक गया, ऐसा होता है, एक बीमारी है ये। तो इसके अंदर फिर हार्ट क्या होता है, फिर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता तो उसकी पूरी फोर्स नहीं आती, और जब तक पूरी फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो पूरी बॉडी में ब्लड पंप नहीं होगा। इस चीज़ को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब वो नहीं है जो आप कहते हैं ना कि हार्ट फेल हो गया आदमी मर गया, वो वाला हार्ट फेल नहीं है ये हार्ट फेलियर एक बीमारी है जिसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर है मिसाल के तौर पे। तो ये एक बीमारी, इसका मतलब है कि हार्ट इज़ फेल्ड टू पंप द सफिशेंट अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नीड ऑफ द बॉडी, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। तो यानी हार्ट जो है वो उतनी अमाउंट में ब्लड को पंप ना कर पाए जितनी बॉडी को ज़रूरत है, तो इस बीमारी को हम कहते हैं हार्ट फेलियर। ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर है। और वो जो कंडीशन है ना जिसमें हार्ट बंद हो जाता है वो हार्ट फेल नहीं, उसको हम उर्दू में हार्ट फेल कहते हैं, मेडिकल की ज़बान में उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, सही ना, कार्डियक अरेस्ट, कि उसमें हार्ट बिल्कुल ही बंद हो गया, उसमें काम ही छोड़ दिया। पल्स खत्म हो जाएगी उसको आप ये कहेंगे? हाँ, जब इलेक्ट्रिक इम्पल्स पैदा ही नहीं होगी ना तो उसके बाद तो कार्डियक अरेस्ट ही हो जाएगा, मतलब दिल जो है ना वो आपका गिरफ्तार हो जाएगा। तो यानी गिरफ्तार होने से मुराद ये कि बस वो गया, यानी ख़त्म हो गया, फंक्शन ही बंद। ये जब तक इम्पल्स जनरेट हो रही है उस वक्त तक जो है आदमी ज़िंदा है, उस वक्त तक हार्ट उसका पंप करता रहेगा ब्लड, और जैसे कि ये इम्पल्स जनरेट होना बंद हो गई तो उसके बाद फिर नहीं, दोबारा नहीं प्रोड्यूस हो सकती, वो तो गई फिर। इल्ला ये कि उसकी ज़िंदगी बाकी को शौक लगाए जाएँ और वो चल पड़े, वो ज़िंदगी होती है तो चल पड़ता है, वो नहीं होती है तो जितने भी शौक लगाते रहें आप या जितना वेंटिलेटर पे रखे रहें उसको कोई फ़ायदा नहीं, वो ज़िंदा नहीं होगा। एक वाइस वर्सा एक और भी है जी, जिसमें तो करंट कम हो जाए और उसके ट्रैकीकार्डिया में पूरा हार्ट में करंट एक बगैर जो नॉन स्टॉप हो जाता है। नहीं, टैकीकार्डिया तो अलग चीज़ है। टैकीकार्डिया का मतलब है हार्ट का तेज़ धड़कना। नॉर्मल जो हार्ट बीट है ना वो है 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। अगर इससे तेज़ हो जाती है ना, अगर फ़र्ज़ कर लें 100 से तेज़ हो जाती है तो फिर हम उसको कहेंगे टैकीकार्डिया, वो टैकीकार्डिया है। प्रॉब्लम है ना उसमें? नहीं, ज़रूरी नहीं है वो हैं। बस प्रोसीजर से तकरीबन 14 साल में टैकीकार्डिया है। अच्छा, नहीं लेकिन जी वो जो आवाज़ में होता है सारा प्रोसीजर सही, फिर एंजियोप्लास्टी की तरह वायर डालते हैं और जो या जो फाइबर्स तार हैं छोटे उसमें जो करंट को करते हैं। नहीं वो करंट को नहीं करते, वो करंट के अलग मसाइल हैं। ये वो जो आपका हुआ है ना, जो आप कह रही हैं एंजियोप्लास्टी वगैरह, तो एंजियोप्लास्टी एब्लेशन है, सही, वायर डाल के उसको बर्न करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए। तो फिर उन्होंने कहा कि एक कोई जो फाइबर्स हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, किसी में कोई होता है, सही। तो फिर उन्होंने उसको जला दिया तो अब ये हुआ। अच्छा, एक्टोपिक हार्ट बीट, सही है। हाँ, वो मतलब करंट की इम्पल्स कहीं और जनरेट हो रही थी, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वो टैकीकार्डिया असल में ना इतनी स्पेसिफिक टर्म नहीं है, एक जनरल टर्म है। इसका मतलब है इंक्रीज्ड हार्ट बीट बस, या इंक्रीज्ड हार्ट रेट जो है ना वो बढ़ जाना है, वर्कलोड बढ़ने की वजह से हार्ट। हाँ, यानी कई वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ये कि
सिर्फ टैकीकार्डिया जब हम बोलेंगे ना तो उसका मतलब है इंक्रीज हार्ट रेट का 72 बीट्स पर मिनट से बढ़ जाना। ज़्यादातर वो 100 से जब करीब होता है ना तो हम उसको ज़्यादा बोलते हैं टैकीकार्डिया। तो टैकीकार्डिया और उसके अगेंस्ट में दूसरा है ब्रेडीकार्डिया है हार्ट बीट का स्लो हो जाना, नॉर्मल से नीचे आ जाना। तो ये टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया ये सिर्फ हार्ट बीट के ज़्यादा होना, तेज़ कम होना इसका है। लेकिन वो जो करंट अगर बहुत तेज़ पैदा होने लग जाए या जो है ना उसमें रिदम ख़राब हो जाए, वो फिर कंडीशन है एरिथमिया। फिर एरिथमिया के अंदर जो है ना कई वो हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन है जैसे मिसाल के तौर पे, उसके अंदर हार्ट बीट चली जाती है 200-300 बीट्स पर मिनट तक। हाँ, तो वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। वो चीज़ टैकीकार्डिया से सिंपल नहीं है, वो मतलब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है वो। हाँ, यानी उसको हम आम टर्म में टैकीकार्डिया भी कह सकते हैं, लेकिन वो सिंपल टैकीकार्डिया नहीं है, वो तो एक अलग ही कंडीशन है जो कि एरिथमिया की कंडीशन है। वो एरिथमिया है असल में, एरिथमिया असल बीमारी है। फिर उसकी टाइप है एट्रियल फिब्रिलेशन। एरिथमिया भी बहुत सारी टाइप्स का होता है जी। अगर जो है ना ये जो करंट पूरा उसमें फैल रहा है ना उसकी वॉल में, अगर वो यूनिफॉर्मली नहीं फैल रहा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि फिर जो हार्ट का रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। रिदम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर जो आप ECG करते हैं ना तो उसके अंदर वो QRS यानी वो जो बनती है ना ऐसे, उसको QRS बोलते हैं। तो वो इरेगुलर हो जाता है, वो कभी ऐसा बनेगा, कभी थोड़ा छोटा बनेगा, कभी बड़ा बनेगा। तो ये जो रिदम डिस्टर्ब हो गया ना, इसको हम कहते हैं एरिथमिया। और ये होता है करंट की सही प्रॉपर उसमें जनरेशन में या तो प्रॉब्लम है करंट की, या करंट की प्रोपेगेशन में प्रॉब्लम है, यानी या उसके पैदा होने में प्रॉब्लम है या उसके फैलने में प्रॉब्लम है। तो फिर वो कंडीशन डेवलप हो जाएगी जो आगे चल के एरिथमिया बनेगी। बहुत सारी और भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो यहाँ तक मतलब एक सिंपल सी बात समझ में आई आपको कि ब्लड जो है वो आपका रिसीव हो रहा है राइट एट्रियम में, यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के ज़रिए जा रहा है वो राइट वेंट्रिकल में, और इसी तरह से एट द सेम टाइम जो लेफ़्ट एट्रियम है उसके अंदर ब्लड रिसीव हो रहा है पल्मोनरी वेन के ज़रिए से। फ्रेश ब्लड लंग्स से आ रहा है जो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। वो भी एक पूरा तफसील है कि लंग्स के अंदर कैसे जो है ना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसमें ब्लड में, वो वो भी एक तफसीली कहानी है, कभी इंशाल्लाह देखेंगे उसको भी। तो ये ब्लड जो यहाँ से आ रहा है लेफ़्ट एट्रियम में, ये लेफ़्ट एट्रियम से ट्रांसफ़र हो रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और उसके बाद ये एक साथ जो है ना दोनों वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और उस वक्त में ये वाले ट्राइकस्पिड वाल्व और ये मिट्रल वाल्व दोनों बंद हो जाते हैं और दूसरे दो वाल्व्स खुल जाते हैं। एक खुल जाता है आपका एओर्टिक वाल्व जो एओर्टा में है, और एक खुल जाता है आपका एओर्टिक इधर ही कहीं होगा, इस पर शो नहीं किया है। तो और दूसरा जो है ना वो आपका, हाँ यही है ना, एओर्टिक वाल्व, ये पल्मोटिक वाल्व, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये वाला जो वाल्व है ये आपका है सेमी लूनर एओर्टिक वाल्व। ये एओर्टिक वाल्व है जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से फ्रेश ब्लड है वो आपका एओर्टा में चला जाएगा, एओर्टा के ज़रिए से फिर पूरी बॉडी में फैल जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन में। और दूसरी तरफ से जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से पल्मोटिक वाल्व के ज़रिए से चला जाएगा कहाँ पर, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी उसको ले जाएगी लंग्स में, वहाँ से साफ़ होकर पल्मोनरी वेन के ज़रिए से फिर लेफ़्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुस्तकिल एक सर्किल जो है ना वो चलता रहता है कि यहाँ से ब्लड निकलता है, फिर वो आर्टरीज़ में जाएगा, आर्टीरियोल्स में जाएगा, आर्टीरियोल्स से कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल्स से वेन में, वेन से फिर दोबारा आके राइट वाले आपके एट्रियम में। तो ये ऐसे पूरा सर्किल जो है ना मुस्तकिल चल रहा है, मुस्तकिल चलता रहता है, बिलाखिर जो है वो इंसान का टाइम पूरा हो जाता है। तो ये यानी कि इसका हार्ट का जो है थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया है। Pulmonary circuit, the blood pathway between the right side of the heart to the lungs and back to the left side of the heart. सही है, इसको हम कहते हैं pulmonary circuit। और दूसरा है systemic circuit जो the pathway between the left and right side of the heart। सही है, ये आपको समझ में आ गया कि ये जो systemic circuit है ये वो है जो पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है फिर घूम के वापस हार्ट में आ रहा है, और ये जो pulmonary circuit है ये डायरेक्ट हार्ट से जा रहा है लंग्स में और लंग्स से वापस हार्ट में, राइट साइड से जा रहा है लंग्स में और वापस आ रहा है लेफ़्ट साइड के अंदर हार्ट। ठीक है, ये अभी भी ये कुछ क्लियर नहीं है, अब तो क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा छोटा ही ऊपर वाला, हाँ वो करीब है बिल्कुल, ये पूरी बॉडी का है। तो वो छोटा सा सर्किट है और ये बड़ा सर्किट है, ये सिस्टमिक सर्किट है, ये पूरी बॉडी में से घूम के आ रहा है ब्लड। और ये छोटा सर्किट है कि यहाँ से जा रहा है सीधा लंग्स में, लंग्स से साफ़ होके वहाँ से अपना ऑक्सीजन लेके वापस आ रहा है लंग्स में, और कोई ऐसा ख़ास काम नहीं होता है, सिर्फ ऑक्सीजन निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें आ जाती है। बाद लोग समझते हैं कि खून पूरा साफ़ होता है लंग्स में, तो खून साफ़ नहीं होता है वहाँ पे सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के ज़रिए से। बिल्कुल।